नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आज की चर्चा में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की सामरिक साझेदारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है और ये समूह शुरू से ही भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। सम्मेलन के दौरान सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और विकास क्षेत्र में सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए एक जिम्मेदार आसियान की जरूरत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे भारत आसियान शिखर सम्मेलन की और इसके मजबूत होते रिश्तों की, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्रा जी और विदेश मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चौलिया, आपसे शुरुआत करूंगी। भारत आसियान शिखर सम्मेलन के आपकी नजर में अब तक के हासिलात, टेकअवेज, आउटकम कहें तो क्या हैं? जी प्रीति, ये जैसे आपने समझाया बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है हमारे। ये बिल्कुल हमारे निकट पड़ोसी ही माने जा सकते हैं क्योंकि म्यांमार तो हमसे जुड़ा हुआ है जमीनी तौर पर, लेकिन अगर आप अंडमान देख लीजिए, अंडमान निकोबार जो द्वीप है हमारा, वहां से इंडोनेशिया जो आसियान का केंद्र है, आसियान का हेडक्वार्टर्स वहीं पर है, आसियान का नेतृत्व करता रहा है दशकों से। इंडोनेशिया का जो उत्तरी तट है, सुमात्रा आचे जो कहते हैं, वो वहां से केवल 90 समुद्री मील दूरी पर है। तो आप समझ लीजिए कि जैसे हम पहले मानते थे कि दक्षिण एशिया हमारे लिए हमारी जो पड़ोस है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया आसियान जो है वो भी एक पड़ोसी है और हमारी जो जैसे भारत के जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जो विजन है, वो जो दृष्टि है वो बढ़ती जा रही है। तो हम बड़ी शक्ति बनना चाहते, महाशक्ति बनना चाहते, तो उसके लिए आसियान का साथ बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो ये जो समिट हुआ अभी, शिखर वार्ता, ये रेगुलर हुआ करते हैं, लेकिन इस बार एक खासियत थी कि प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया कि कनेक्टिविटी, जैसे आपने कहा संयोजकता हम कहते हैं हिंदी में, तो इस पे काफी जोर दिया है मोदी सरकार ने। क्योंकि एक तो मणिपुर और मिजोरम जो हमारी जो उत्तर पूर्व में है, वहां से म्यांमार, थाईलैंड होते हुए वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन सब से गुजरते हुए हम कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए ताकि आर्थिक तौर पर हमारे उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ मिलाकर एक बड़ा यूनिट बनाया जाए। दूसरा, आपने सही कहा कि चीन के बढ़ते कदम जैसे एक साए की तरह पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया पर लगी हुई है। दक्षिण चीनी समुद्र जो कहते हैं, उसमें वियतनाम, फिलीपींस, खासतौर पर ये दो, और मलेशिया भी, इन सब के विवाद हैं चीन के साथ, और चीन बहुत ही धौंसिया रवैया अपना रहा है। अभी हाल ही में हमने म्यांमार को एक सबमरीन भेंट दिया है और ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली बार भारत ने एक नौसैनिक सहायता दी है आसियान कंट्रीज को इस तरह। और आसियान कंट्रीज और भी चाहते कि भारत उस क्षेत्र में और आए, व्यापार के लिए आए, तेल के ऑयल ड्रिलिंग के लिए आए साउथ चाइना सी में, और वो समझते हैं कि भारत के आने से वो एक संतुलन बन जाता है चीन के साथ। और ऐतिहासिक तौर पे भी प्रीति जी, ये जो पूरा इलाका है, इसे इंडो चाइना कहा करते थे। इंडो चाइना का मतलब तो यही है ना कि दो बड़ी जो सिविलाइजेशन है, चीन है और भारत है, इन दोनों का प्रभाव इस क्षेत्र में रहा है। आप सदियों पीछे चले जाएं, लेकिन पिछले 2-3 दशकों में चीन बहुत आगे हैं और एक तरह से दबाव भी डाल रहा है इन सब पर। तो और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये इन सब के साथ हमारी क्वाड अलायंस, एक कोalition भी बनी हुई है, गठबंधन। और इनकी भी नजर है कि आसियान को किस तरह से उजागर किया जाए, आसियान की जो एकता है उसको किस तरह बनाए रखा जाए, क्योंकि चीन चाह रहा है कि एक दूसरे से लड़ाएं और आसियान को कमजोर रखें ताकि उसका दबदबा बढ़ा रहे। तो भू राजनीतिक तौर पे और व्यापारिक और वाणिज्यिक और सांस्कृतिक तौर पे भी आसियान हमारे लिए केंद्र है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, और इस पर प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है और इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। जैसे मिश्रा सर ने कहा, डॉक्टर चौलिया, कि हम चीन पर उतना फोकस ना करें, हम जो आसियान देश हैं उस पर फोकस करें। और जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत और आसियान के बीच आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल और जिसको हम एक तरह से आर्थिक कहें और फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी है। कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर
ये ही विकास के पहलू बनते हैं, डेवलपमेंट इन्हीं के जरिए होता है। तो कनेक्टिविटी का पर जोर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जरा सा हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बताइए कि कनेक्टिविटी से ओवरऑल क्या मतलब है, किस तरह से डेवलपमेंट में कारगर है और आसियान देशों से एक तरह से भारत को डायरेक्ट फायदा कैसे पहुंचेगा? जी प्रीति, मैं एक उदाहरण दूंगा। देखिए 10 देश हैं आसियान में, इसमें 5-6 ही ऐसे हैं जिनके यहाँ हमारे डायरेक्ट यातायात की जो सुविधा है, फ्लाइट्स, और कई ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध है। वो इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं, जैसे मलेशिया है, वहां पे बहुत बड़ा भारतीय समुदाय है, सिंगापुर है, तो थाईलैंड है। लेकिन अभी वियतनाम के साथ भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है, हाल ही में मैंने भी लिया था एक। तो आहिस्ता आहिस्ता एक तो ये कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, दूसरी मल्टी मॉडल जो हम कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर आप नक्शा देखें तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 10 देश हैं उसमें कई समुद्री हैं, द्वीप हैं, और कुछ जो है वो जमीनी जुड़ी हुई है हमसे। तो जो समंदरी है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको जो है कोस्टल जो डेवलपमेंट है वो उस पे ज्यादा फोकस करनी होगी। अब प्रधानमंत्री जी का है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और उन्होंने ब्लू इकोनॉमी पर भी बहुत जोर दिया है, जिससे कि हम और निकट बन सकें इन देशों के। व्यापार में अब देखिए ट्रेड, गुड्स की जो ट्रेड है वो लगभग $90 बिलियन तक पहुंच चुकी है यहाँ भारत और आसियान की। लेकिन सर्विसेज जो हम कहते हैं, जिसमें भारत की बढ़त है, तो उस पे अभी भी कई अंकुश लगे हुए हैं। और अगर सर्विसेज खोल दिए जाएं तो फिर ज्यादा हमारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, टेलीकॉम हो, आईटी सर्विसेज हो, इन सब चीजों में हम और ज्यादा वहां निर्यात कर सकते हैं। और इन सब के बीच देखिए एक सामरिक वो जो चीन का फैक्टर तो रहता ही है, उसे नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जो हम कहते हैं, हाँ, वो पूरे छाई हुई है इस पूरे प्रांत में। और म्यांमार जो बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है पूर्वी तरफ, तो बंगाल की खाड़ी में वहां तक, और बांग्लादेश जिसके साथ हमारे बड़ी घनिष्ठ संबंध है, उसके बावजूद बांग्लादेश में भी चीन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। तो एक तो हमें सतर्क ये भी रहना है कि किस तरह चीन द्वारा हम घिर ना जाएं। तो उस घेराव को से निपटने के लिए भी हमें अभी ज्यादातर जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन, जैसे मैंने कहा म्यांमार को अभी हमने एक पनडुब्बी भी दी है, और साथ साथ वियतनाम के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। इंडोनेशिया ये सबसे बड़ा देश है पूरे आसियान का, और एक तरह से उनका नेता भी है। और इंडोनेशिया चाहती है कि पूरा जो आसियान है वो एक समूह एकजुट रहे और बांट ना दिया जाए। और इसमें भारत ने आसियान सेंट्रलिटी की बात कही है। तो कनेक्टिविटी के माध्यम से वो चाहते हैं कि भारत और आए। हमारी ONGC विदेश का उदाहरण ले लीजिए, वो कई सालों से साउथ चाइना सी में हमने ड्रिलिंग ऑयल राइट्स ले रखी है। तो मैं वियतनाम गया था कुछ महीनों पहले, तो वो थोड़े से हड़बड़ा गए थे, कह रहे थे कि अच्छा भाई, आप हिंदुस्तान का मकसद क्या है? पहले तो आप विवादित क्षेत्र में, जो चीन के साथ विवादित क्षेत्र हैं, वहां पर आप ऑयल ब्लॉक्स ले रहे थे, लेकिन अब आप वहां से हटना चाहते हैं और दूर हटना चाहते हैं। क्या आप चीन से मुकाबला नहीं करोगे? अब देखिए वियतनाम चाहता है कि हम आए, और एक तरह से जो बैलेंस, जो संतुलन, सामरिक संतुलन की जो बात आती है, उसमें वो चाहते हैं भारत शामिल हो। RCEP बड़ा एक ग्रुपिंग है अभी इनकी, जिनमें सारे आसियान देश शामिल हो गए हैं। एक व्यापार का एक बड़ा एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एरिया। अब उसमें भी आसियान देश चाह रहे थे कि भारत रहे, ताकि चीन का पलड़ा बहुत भारी ना हो जाए उसमें। जापान भी उसमें शामिल है, कोरिया भी है, और ऑस्ट्रेलिया भी। तो हम ही उसके कारण है, हमारे घरेलू कारण है, काफी प्रेशर थे हमारे यहाँ कि व्यापार में अगर हम पूरा बाजार हम खोल डालें तो चीन दक्षिण आसियान देशों के माध्यम से आकर हमारे पूरे मार्केट पे कब्जा ना कर लाए। तो ये सब चीजें आसियान चाहता है कि हम और बढ़ें आगे। कुछ हद तक हमारे जो घरेलू जो प्रेशर्स हैं उसकी वजह से हम उतना नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण ये है इकोनॉमिक कनेक्टिविटी में, प्रीति, कि अभी जो नई सरकार अमेरिका में आने वाली है, जो बाइडेन की, ये शायद पहले जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप करके एक बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ करती थी यहाँ पर, जिसमें से अमेरिका बाहर निकास कर गया, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते थे, डोनाल्ड ट्रंप 2017 में।
लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका वापस टीपीपी को एक नए बेसिस पर उजागर कर सकती है। और अगर ऐसी बात है और अगर उसको रिवाइव किया गया तो जापान भी उसमें उसका एक बड़ा केंद्र है टीपीपी का, जापान चला ही रहा है टीपीपी को। तो हम भी एक तरह से नेगोशिएट करके किसी न किसी ये जो बड़े व्यवस्थाएं हैं व्यापारिक जो रीजनल कनेक्टिविटी की, उसमें भी हमें शामिल होना है। सिर्फ ये बायलैटरल मामला नहीं है हमारे और आसियान के बीच में, बाकी भी यहाँ पे और भी खिलाड़ी हैं और उन सबसे एकजुट होकर ही हम खेल पाएंगे। तो आरसेप में तो हम चीन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन टीपीपी अगर बनता है तो इस तरह के अरेंजमेंट में, व्यवस्था में हमें शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। और रही बात सर्विसेज की, हम अभी उस बात पर अड़े हुए हैं कि सर्विसेज आप ज्यादा हमारे लिए खोलिए, फिर जाकर हम इन व्यापार अरेंजमेंट्स में शामिल होंगे। तो इस तरह से नेगोशिएशन आगे बढ़ते हैं, लेकिन सामरिक दृष्टि हमारी साफ है। डॉक्टर जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम एक बैलेंस चाहते हैं एशिया में। फिलहाल बैलेंस नहीं है, चीन का ज्यादा दबाव है, तो हमें इसे अगर पीछे धकेलना है, हमें खुद सुरक्षित रहना है, तो आसियान में भी हमें कनेक्टिविटी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो प्रभाव है वो बढ़ता जाए, यही हमारा लक्ष्य। बिल्कुल। डॉक्टर चौलिया, अगर देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ऐसे 5 देशों ने साथ मिलकर, हम पीछे जाएं तो अगस्त 1967 की बात है जब आसियान का गठन हुआ था। तब शायद किसी को अनुमान भी नहीं था कि ये जो संस्था है अपने गठन के 50 से ज़्यादा साल पूरे भी कर पाई थी। तमाम कयास थे इसे लेकर। अभी तक का हम सफ़र देखें तो ये संगठन कितना सफल रहा है, बातें जो चर्चाएं हुई हैं, एक्शन प्लान को लेकर कितना आगे बढ़ा है। जब भारत के साथ इनकी वार्ता शुरू हुई है, आगे हम देखें तो चैलेंजेस को लेकर आप क्या कहेंगे और जो कदम अब तक उठाए गए हैं उन पर आपकी राय क्या है? देखिए, प्रांतीय एकीकरण का जो आप उदाहरण में अगर आते हैं तो आसियान का नाम हमेशा ऊंचा ही लिया जाता है। यूरोपीय संघ है, अफ्रीकी संघ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स हैं, और उसके बाद आसियान है। सार्क जो हमारी जो संगठन है उसके मुकाबले तो आसियान ज्यादा कारगर है जी। और आसियान में व्यापारिक एक जो कॉमन मार्केट हम कहते हैं, सिंगल मार्केट, वो बनी हुई है और फ्री ट्रेड एरिया है। तो ये सब इसके बड़े आर्थिक लाभ इन्हें मिले हैं। और जैसे 1991 के बाद ये तेजी पकड़ गई, क्योंकि जो आधारशिला तो 5 ने रखी थी, लेकिन अब 10 हो गए। जितने भी शीत युद्ध के दौरान जो प्रो सोवियत और प्रो अमेरिकन जो कैंप्स थे वो सब मिल गए अब एक। तो अभी क्या है कि ज्योग्राफी जो हम कहते हैं, भूगोल के हिसाब से जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी और क्लोजनेस हो इन्होंने बना रखी है। लेकिन कमजोरी इनकी आती है जो भू राजनीति पर। वहां पर वो चीन का पलड़ा बहुत भारी है लाओस और कैम्बोडिया पे, पहले म्यांमार पे भी था। अब पिछले कुछ सालों में एक तरह की लोकतांत्रिकरण चल रही है, अभी म्यांमार में चुनाव भी हुए हाल ही में। तो कुछ हद तक वो चीन का जो एक क्या कहें अब उपनिवेशवाद जो भी कह लें वो कम हुआ है। लेकिन अभी भी जैसे दक्षिण चीन सागर पर इन लोगों का विवाद है, काफी झगड़े हैं। तो इस पर चीन ने अभी कई टापुओं पे कब्जा कर लिया है और वहां पे इन्होंने फौजी ये जो पूरा बंदोबस्त बना लिया है और एक तरह की मिलिट्री बेस ही कह लीजिए। तो ये हजारों इन्होंने इस तरह के बना रखे हैं पूरे प्रांत में। और फिलीपींस जैसे देश जो छोटे हैं, जो कमजोर हैं, इन्हें डरा धमका कर इन्होंने कई जगहों से भी वहां से दफा भी करा दिया है। तो चीन का जो है ये एक साया है और आसियान इस पे एकजुट होकर जवाब नहीं दे पा रही है। इसलिए हम कहते हैं कोहेसिव आसियान। हम चाहते हैं कि सारे 10 जो हैं एक मुट्ठी की तरह बने रहें। बिल्कुल, यानी इस पहलू पर ध्यान देना होगा, इस पहलू पर ध्यान देना होगा। इसी के साथ जो आज की चर्चा का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर चौलिया, जितेंद्र नाथ मिश्रा सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।